नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 9 जनवरी 2023। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक सेंसस से रिलेटेड है दोस्तों, काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स है इसमें। फिर देखिए हमारा डाइट के ऊपर डेली हमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, वो हम क्यों नहीं कर पा रहा है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बारे में एक अच्छा आर्टिकल है ये। फिर एक टाइमली हॉल्ट, देखिए हल्द्वानी उत्तराखंड में जो एविक्शंस हुआ ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, उसके बारे में एक आर्टिकल है। फिर जल्लीकट्टू के बारे में भी एक आर्टिकल है। तो ये 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल, अवॉइड फर्दर डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस। ये आर्टिकल लिखा है के नारायणन उन्नी साहब। ही इज अ रिटायर्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर। ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल भी थे एंड 2011 एंड 2021 सेंसस का जो एडवाइजरी कमेटी था ना, उसका एडवाइजरी मेंबर भी थे। तो ये आर्टिकल बेसिकली हमें सेंसस के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आपको पता है दोस्तों, हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है, ठीक है। पर 2011 सेंसस के बाद कोई सेंसस इंडिया में नहीं हुआ है। 2021 में एक्चुअली सेंसस होने वाला था, पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो डिले हुआ है। अभी भी प्रॉपर तरीके से सेंसस कंडक्ट करने का जो एक्टिविटीज़ है, प्रोसेसेस है, प्रोसीजर्स है, वो शुरू नहीं हो पाया है, ठीक है। तो के नारायणन उन्नी साहब का कहना यह है, सेंसस को और डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके सेंसस का जो प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट करना चाहिए। वैसे अभी भी अगर आप शुरू करोगे ना, तो 2026 तक सेंसस का फाइनल डाटा हमें मिलेगा। देखिए, द सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड पॉपुलेशन डाटा फॉर एवरी विलेज एंड टाउन, डाटा फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन एंड वैलिडेट और रिजेक्ट एस्टिमेट्स। अगर हमें हर एक विलेज एंड टाउन का एक रिलेबल डाटा चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेट करने के लिए रिलेबल डाटा चाहिए, या फिर रिजर्वेशन एक कम्युनिटीज़ को कितना प्रोवाइड करना है उसके बारे में डाटा चाहिए, तो सेंसस कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। सेंसस ही ऐसा एक प्रोसेस है दोस्तों जो ये सब डाटा हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता होगा और एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, इंडिया में हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंडक्ट करता है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है दोस्तों, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है ना, वो लगभग इक्वल करने का एक प्रोसेस है। मान लीजिए 2011 सेंसस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में 1 लाख पॉपुलेशन थे, मान लीजिए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी में 1.05 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो लगभग ये सेम है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी ए के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों सेम है, लगभग सेम है। मतलब एकदम कड़क इक्वल नहीं हो सकता, लगभग सेम होना चाहिए। पर देखिए 10 साल के बाद जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ए एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी बी में जो पॉपुलेशन है वो एक जैसा इंक्रीज होगा। हो सकता है 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में 2 लाख पॉपुलेशन हो गया होगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी में केवल 1.5 लाख तक पहुंचा होगा। तो इस सिनारियो में दोनों के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो जितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें डिफरेंस है ना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में 2 लाख पॉपुलेशन के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेरास कॉन्स्टिट्यूएंसी बी में क्या होगा, 1.5 लाख के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लगभग सेम होना चाहिए। तो ये सेम करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्रीज जो है उसे चेंज करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को चेंज करके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है लगभग सेम करेंगे। इसे डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। अब 2021 सेंसस नहीं कंडक्ट होने की वजह से या फिर इस तरह पोस्टपोन होने की वजह से अभी तक डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो नहीं पाया है। ऊपर से अगर हमें एक एक कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, तो हमें यह पता करना ज़रूरी है ना, एक एक कम्युनिटी का प्रपोर्शन कितना है पॉपुलेशन में, ये भी चेंज हो गया होगा। अब 10 साल हो चुका है, तो उसके हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है नहीं। और हर एक विलेज एंड टाउन में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, एक एक कम्युनिटी का कितना पॉपुलेशन है, ये सब हमें अगर मालूम करना है तो सेंसस कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेंसस कंडक्ट कराने से पहले एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता है हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अब हर एक स्टेट का अगला लेवल है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होना चाहिए, ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्रीज कर सकता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे तो
एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश करना है तो उनके पास दो तरीके हैं। या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पुटअप कर दो, उसे पास करा दो। दूसरा है एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स अगर उन्हें एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है तो क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ठीक है, तो 2021 सेंसस कंडक्ट कराने के लिए फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज के रिगार्डिंग एक डेट आया था जुलाई 1, 2023। मतलब जुलाई 1, 2023 को हर एक स्टेट्स को अपना एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज को फ्रीज करना है और जब तक सेंसस का प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक वही रहना चाहिए। ठीक है, और एक प्रोसीजर होता है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। इट टेक अबाउट ए मंथ but were traditionally taken up in various states at different points of time between March and September of the year prior to the census। तो सेंसस अगर 2023 में कंडक्ट करवाना है तो 2022 में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं दोस्तों। मतलब एक एक विलेज में, एक एक टाउन में कितने घर है, वो घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या अम्यूनिटीज़ है, ये सब पता करने का एक ऑपरेशन है दोस्तों, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। So it is not clear whether the government is planning to synchronize the house listing operations to reduce the interval between freezing of boundaries and the actual census enumeration। देखिए अब तो टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। आप जो ट्रेडिशनल तरीके आप फॉलो नहीं कर सकते। पहले आप हाउस लिस्टिंग करोगे, इसके बाद 5-6 महीने वेट करोगे, इसके बाद फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज होगा, इसके बाद एक्चुअल सेंसस एनुमरेशन शुरू होगा। तो अभी गवर्नमेंट का प्लान क्या है ये पता नहीं चला है। वो ये सारे स्टेप्स को एक साथ करेंगे या नहीं, एक साथ करना ही सही होगा क्योंकि अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है 2021 सेंसस। वैसे देखा जाएगा तो मार्च 2020 में अलग अलग स्टेट्स अपना हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस स्टार्ट किया था। सेंसस एनुमरेटर्स को अपॉइंट किया था, उन्हें ट्रेन किया था, क्वेश्चनेयर्स प्रिंट किया था, मोबाइल एप्लीकेशंस रेडी किया था। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस बार का जो सेंसस होगा ना वो कंप्लीटली डिजिटल होगा। इंडिया में पहली बार एक कंप्लीट डिजिटल सेंसस कंडक्ट होगा। ठीक है, पर देखिए पैंडेमिक की वजह से हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सब कुछ पोस्टपोन हो गया। 2 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। देयर इज नो रीजन फॉर ए फर्दर पोस्टपोनमेंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बताया जा रहा है दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ सेंसस डाटा फॉर डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाउएवर इट डज नॉट से व्हाट शुड बी द पीरियोडिसिटी ऑफ द सेंसस। ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड एज ए स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशंस। देखिए हमारी संविधान में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए सेंसस डाटा यूज करना है या फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, इसके लिए भी डाटा सेंसस डाटा होगा। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। हाउएवर इट डज नॉट से व्हाट शुड बी द पीरियोडिसिटी ऑफ सेंसस। सेंसस कितने साल में कंडक्ट होना चाहिए। वैसे आपको पता है हर 10 साल में सेंसस होता है, पर इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। देखा जाएगा तो सेंसस के लिए लीगल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है सेंसस एक्ट 1948, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही एनैक्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन कब एनैक्ट हुआ था? 1950 में। उससे पहले 1948 में सेंसस एक्ट 1948 पास हुआ था। ये सेंसस एक्ट 1948 सेंसस के लिए एक लीगल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। पर देखिए इस एक्ट में भी पीरियोडिसिटी ऑफ सेंसस के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। क्या बताया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर इट्स इंटेंशन ऑफ टेकिंग ए सेंसस व्हेनेवर इट मे कंसिडर इट नेसेसरी और डिसेरेबल सो टू डू एंड देयरअपॉन सेंसस शैल बी टेकन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि एक सेंसस लेना चाहिए तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इच्छा है तभी वो सेंसस कंडक्ट करा सकते हैं। मतलब 10 साल में ही होना चाहिए करके कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है या फिर सेंसस एक्ट 1948 में भी नहीं लिखा है। ठीक है, पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान जैसे कंट्रीज में अगर आप देखोगे उनका जो सेंसस लॉ है ना, दैट मैंडेट्स ए सेंसस विथ डिफाइंड पीरियोडिसिटी। अब वो पीरियोडिसिटी कितना है इन्होंने नहीं बताया है। फिर भी देखा जाएगा तो यूएस, जापान जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पीरियोडिसिटी ऑफ सेंसस, कितने साल में सेंसस कंडक्ट होना चाहिए, इस बारे में बताया हुआ है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर सेंसस एक्ट 1948 में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो डिले हो रहा है दोस्तों 2021 सेंसस कंडक्ट कराने का, इसका इंप्लीकेशंस क्या क्या होगा। देखिए, द सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड पॉपुलेशन डाटा फॉर एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री। अगर आपको देश का हर एक विलेज एंड हर एक टाउन का पॉपुलेशन कितना है ये पता करना है ऑन ए पर्टिकुलर डेट, इसके लिए एक ही उपाय है, वो है सेंसस कंडक्ट कराना।
वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में अलग अलग सैंपल सर्वेस होते रहते हैं विच कैन प्रोवाइड रिलायबल डाटा ऑन सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ओनली एट हायर जोग्राफिक लेवल्स। सैंपल सर्वे मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए सैंपल सर्वे में क्या है ना, एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मतलब मान लीजिए एक विलेज में 10 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से केवल 1 लाख लोगों से पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आपने जब भी ये सैंपल सर्वे का रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है कि सैंपल कितना है, कितने लोगों से आपने पूछा, सभी से थोड़ी पूछ रहा है। वैसे सैंपल सर्वे भी हमें रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है, फिर भी अगर आपको एक्चुअल डाटा चाहिए तो हर एक इंडिविजुअल से पूछना चाहिए। ये केवल सेंसस से ही पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन काउंट, द सेंसस हैज आल्सो बीन प्रोवाइडिंग डाटा ऑन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउसिंग एंड एमिनिटीज। तो देखिए केवल पॉपुलेशन कितना है ये नहीं बता रहा है सेंसस। अगर आपने कभी सेंसस जो कंडक्ट कराते हैं ना लोग, जो ऑफिशियल्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस देखा है, मतलब जो सवाल हमसे पूछते हैं वो देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत कुछ पूछते हैं आपसे, मतलब आपका घर कितना स्क्वायर फीट का है, आपका घर में कौन कौन रहते हैं, ठीक है, और आपके पास गाड़ी है क्या है, मतलब बहुत सारे डिटेल्स है। तो केवल पॉपुलेशन ही बताता है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउसिंग, एमिनिटीज, ये सारे डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है क्या, सेंसस जो है। और एक बात देखा जाएगा तो स्टेट एंड नेशनल लेवल में हमारे पास पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा कि एक डाटा आया था कि 2023 में, मतलब इसी साल, इंडिया चाइना को ओवरटेक करेंगे एंड इट विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर सेंसस नहीं कंडक्ट कराया है अभी तक, तो ये डाटा कहां से मिल गया हमें? तो देखा जाएगा तो स्टेट एंड नेशनल लेवल में हमेशा पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस होते हैं। However, it is not feasible to get reliable projections at lower geographic levels, such as for districts and cities or even small states and union territories. Population projection हमारे पास स्टेट एंड नेशनल लेवल में है, फिर भी वो एक रिलायबल प्रोजेक्शन नहीं है दोस्तों। एकदम लोअर लेवल्स में, जैसे कि सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में क्या है एक्चुअल डाटा, ये हमें पता नहीं चलेगा इन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन से। For answers to questions on the improvement in literacy and educational levels, economic activity, migration, etc., or the impact of programs like स्वच्छ भारत अभियान, one must depend on sample surveys. अब देखिए इधर फिर से सैंपल सर्वे के बारे में बात किया जा रहा है। मैंने आपको बोला था सैंपल सर्वे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान का इंपैक्ट क्या है, अगर ये पता करना है तो सभी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक एजेंसी क्या करेंगे, एक सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हें पूछेगा कि प्रोग्राम का इंपैक्ट क्या रहा, सही रहा या सही नहीं रहा। तो वो सैंपल जो आंसर बताएंगे ना, उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब देखिए अगर हमें लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल्स का इंप्रूवमेंट के बारे में पता करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन के बारे में पता करना है, या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम का इंपैक्ट के बारे में पता करना है, तो हम सैंपल सर्वेस कंडक्ट करा सकते हैं। बट अगर हमें डिटेल्ड डाटा चाहिए पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में, और ये जो लिखा है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हाउसिंग एंड एमिनिटीज के बारे में, तब हमें सेंसस के ऊपर ही रिले करना पड़ेगा। बट दिस सर्वेस हैव लिमिटेशंस एंड कैनॉट बी यूज्ड टू फाइंड आंसर्स टू हाउ मेनी विलेजेस हैव लिटरेसी रेट्स बिलो 75%। देखिए अगेन एक एग्जांपल जो सैंपल सर्वेस का लिमिटेशंस के बारे में बताया जा रहा है। देखिए सैंपल सर्वेस हमें ये नहीं बता पाएगा कि एक पर्टिकुलर विलेज में कितने लोग हैं, एक पर्टिकुलर विलेज का लिटरेसी रेट कितना है, या फिर कितने लोग हैं, कितने विलेजेस है एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लिटरेसी लेवल 75% से बिलो है, ठीक है, या फिर विच तहसील्स हैव ए लो परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, एक तहसील के अंदर कितने लोगों के पास वाटर सप्लाई है। तो ये सारा डाटा अगर हमें पता करना है तो सैंपल सर्वे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड सच इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू इनिशिएट एक्शन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। अगर सिचुएशन को सुधारना है तो इस तरह का डाटा मिलना भी जरूरी है, इसके लिए सेंसस की जरूरत है, सैंपल सर्वे से काम नहीं चलेगा। एंड द सेंसस डाटा आर यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये सेंसस डाटा किस किस में यूज होता है, कितना सीट्स रिजर्व करना चाहिए एक एक स्टेट में, या फिर एक एक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल बॉडीज में कितने सीट्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करना चाहिए। ये कैसे पता करेगा, हमें यह पता करना पड़ेगा कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के। और देखिए गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी हमारे पास पॉपुलेशन डाटा होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स के लोग हैं उन्हें सब्सिडाइज रेट में राइस एंड व्हीट प्रोवाइड करता है, ये बात आपको मालूम है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए कितने पैसे अलोकेट करना चाहिए, ये कैसे पता करेगा, तो ये पता करना पड़ेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन में कितना लोग हैं,
उसके लिए हमारे पास डाटा चाहिए ना। तो सेंसस डाटा ये सब पता करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस अगर इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पास एक्चुअल डाटा होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हैं? पॉपुलेशन में उनका प्रपोर्शन देखते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए सीट्स एलोकेट करते हैं। अभी के हिसाब से क्या हो रहा है, 2011 सेंसस का डाटा यूज किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि 2011 से 2021 तक ये कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है उतना सीट्स रिजर्व नहीं करना होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा सीट्स रिजर्व करना होगा। तो ये सब अगर ठीक तरह से करना है तो ये सेंसस कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, द रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हैज सीन रैपिडली चेंजिंग ओवर द ईयर्स। पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे रूरल एरियाज में से काफ़ी लोग जो है अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और रूरल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया होगा। इसके बारे में एक रिलेबल डाटा हमारे पास नहीं है, मतलब कितना लोग माइग्रेट किया है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है रूरल एरियाज में, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। एक बात तो पक्का है कि 2011 से लेके अब तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो 2001 से लेके 2011 तक, बेसिकली जब 2011 सेंसस हुआ था तो ये पता चला था कि इंडिया का जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एक्सेट्रा, उधर कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था माइग्रेशन की वजह से। देखिए, बेंगलुरु में 49.3% इंक्रीज हुआ था, मुंबई में 11.9%, दिल्ली में 11.7%, चेन्नई में 7%। ठीक है, तो इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था 2001 से लेके 2011 तक, और 2011 से लेके 2022 तक, मतलब इस पीरियड में कितना इंक्रीज हुआ होगा इस बारे में हमारे पास डाटा नहीं है। और एक पॉइंट, पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारा डेथ रिपोर्ट हुआ था और मैक्सिमम अडल्ट पॉपुलेशन का डेथ हुआ था अगर आप बच्चों से कंपेयर करोगे। इसका मतलब यह है एज डिस्ट्रीब्यूशन में भी फर्क हुआ होगा, है कि नहीं? मतलब कितने अडल्ट है, कितने बच्चे हैं, मतलब एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज हुआ होगा ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इस बारे में भी हमारे पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एज वाइज कितना डेथ हुआ है इस बारे में हमारे पास एक कड़क डाटा मिल जाएगा सेंसस कंडक्ट कराने से। एंड फाइनली सेंसस एंड एनपीआर। देखिए, 2021 सेंसस को लेके सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ये था कि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि सेंसस के साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट करेंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो एक रजिस्टर है जो हमें ये बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में, वो विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, या फिर कोई भी एक डिमार्केटेड एरिया हो सकता है, उधर कितने लोग रिजाइड कर रहे हैं, रेसिडेंट्स कितना है, ये पता चलेगा हमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। वेरास नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से हमें यह पता चलेगा कितने इंडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो 2021 सेंसस के साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट होगा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था, पर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे करके काफ़ी स्टेट्स ने बोला था, काफ़ी कम्युनिटीज़ ने बोला था, है कि नहीं? तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो प्रोसीजर है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन के साथ एसोसिएटेड है करके लोगों को डाउट लगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ये पता करना चाहता है कि कितने लोग रिजाइड कर रहे हैं, कितने एक्चुअली सिटीजन्स हैं, और जो सिटीजन्स नहीं है उन्हें बाहर भगाएंगे। तो ये सब चिंता हो रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी सेंसस काफ़ी डिले हुआ था। ठीक है, तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल नारायणन उन्नी साहब का कहना यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने वाला जो काम है ना, उसे साइड में रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेंसस डिले हो चुका है। अब फिर से गवर्नमेंट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने में लगेंगे, फिर से लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो काम होने नहीं देंगे। तो सबसे पहले सेंसस को कंडक्ट करवाना ज़रूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। फाइनली ये जो 2021 सेंसस है जिसका रिपोर्ट 2026 तक आ जाएगा, उसके बाद जो सेंसस होगा ना वो यूज किया जाएगा फॉर डेलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फॉर अप्रोचमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स अमंग द स्टेट्स। देखिए, पिछले कुछ सालों से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये सेंसस के बाद जो अगला सेंसस होगा ना, उसके बाद जो डेलिमिटेशन होगा उसमें हो सकता है नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स वगैरह इंक्रीज होगा, और वो सेंसस जो है एक मोर पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में होने वाला है। जब आप नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स वगैरह इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक कंट्रोवर्सी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल का कहना यह है, इसलिए अभी जो सेंसस कंडक्ट कराना है 2021 सेंसस, इसे जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, अगला है मेकिंग हेल्दी चॉइस द ईजियर चॉइस। ये आर्टिकल लिखा है आनंद कृष्णन साहब, ही इज ए प्रोफेसर एट सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, न्यू दिल्ली। ये आर्टिकल बेसिकली हेल्दी डाइट के बारे में है दोस्तों। मतलब देखिए, देखा जाएगा तो हर एक इंडिविजुअल को दिन में 400 से 500 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए और हर एक दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। पर आप सोचिए दोस्तों, हमें से कितने लोग ये सब करते हैं? नेशनल एनसीडी मॉनिटरिंग सर्वे का रिपोर्ट के हिसाब से 98% of Indians do not take adequate fruits and vegetables and only 59% of adults do adequate physical activity। ये 2017-18 का डाटा है कि 98% of Indians जो है adequate fruits and vegetables नहीं कंज्यूम करते हैं और केवल 59% of adults जो है adequate physical activity करते हैं। ठीक है, so why are we not making the right choices? तो हम राइट चॉइसेस क्यों नहीं लेते हैं? हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए ना, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते हैं? बेसिक रीजंस ये है, एक तो लोग हेल्थ के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। दूसरा, लोग अनहेल्थी फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि अनहेल्थी या जंक फूड का टेस्ट अच्छा है, ऊपर से फ्रूट्स का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। और एक रीज़न ये है कि लोग उतना लेजी है एक वॉक पर जाने के लिए या फिर सुबह जॉगिंग पर जाने के लिए या फिर जिम जाने के लिए। पर देखिए, इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल आनंद कृष्ण साहब का कहना यह है, लोग राइट चॉइसेस नहीं लेने का कारण ये नहीं है कि उनका इंडिविजुअल चॉइस है। वैसे देखिए, देखा जाएगा तो लोग ये चाहता है कि हर दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। तो लोग ये नहीं करने का एक रीज़न ये है दैट दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट वी लिव इन। जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, वो आपको ये सब एक्टिविटीज़ करने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर लोग जो है रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। अब आप रेस्टोरेंट में जाके ये बोलोगे कि मुझे एक हेल्थी डाइट चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने एक थाली ऑर्डर किया, अब वो थाली में इतना सारा अनहेल्थी पोर्शंस होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। खाने को और टेस्टी बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए रेस्टोरेंट वाले पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ठीक है, सो फाइंडिंग ए स्नैक विच इज नेदर फ्राइड नॉर सॉल्टी इन ए रेस्टोरेंट इज नियरली इम्पॉसिबल। आपको कोई भी रेस्टोरेंट में ऐसा एक स्नैक नहीं मिलेगा जो फ्राइड नहीं है या फिर ज़्यादा सॉल्टी नहीं है। सो वी नीड मोर चॉइसेस फॉर पीपल टू बी एबल टू ईट हेल्थी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द चॉइसेस फॉर अदर्स। तो हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए। एक रेस्टोरेंट में जाके अगर आप खाना खाना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए हेल्थी डाइट मिलने का, जो अभी के हिसाब से अवेलेबल नहीं है। ऊपर से आजकल ज़्यादातर फैमिलीज़ का जो फूड चॉइसेस है ना, वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेड है। अगर आप एक बच्चे को लेके ग्रोसरी स्टोर जाओगे, वो बताएंगे आपको कि उन्हें क्या क्या खरीदना है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से फूड्स अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि बच्चे जब टीवी देखते हैं ना, वो टीवी प्रोग्राम के बीच में इतने एड्स आते हैं ना, जिसमें बच्चे जो है इंप्रेस हो। और जब बच्चों को लेके ग्रोसरी स्टोर जाओगे, बच्चे वही डिमांड करेंगे, है कि नहीं? फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चे जो डिमांड करेंगे वही खरीदेंगे, वो हम सब खाएंगे। ऑब्वियसली वो एक अनहेल्थी फूड होगा। सो देर आर टू मेन रीजंस दैट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट ईट सफिशिएंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, सफिशिएंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादातर लोग नहीं खाने का दो रीज़न है दोस्तों। नंबर वन, कल्चरली आवर डाइट इज सो सीरियल और पल्स बेस्ड। ये बात आपको पता है दोस्तों। कल्चरली अगर आप देखोगे, इंडियंस का जो डाइट है वो सीरियल बेस्ड या पल्स बेस्ड है। ठीक है। दूसरा, इट इज़ एन अफोर्डेबिलिटी इशू ऑल्सो। अब देखिए, फ्रूट्स का जो कॉस्ट है ये आपको मालूम ही है, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं होने की वजह से सफिशिएंट फ्रूट्स वगैरह खरीदते नहीं है। सो अवर फूड एनवायरनमेंट इज कॉन्फिगर्ड इन ए वे दैट प्रमोट्स अनहेल्दी ऑप्शंस एंड डिसवेट्स हेल्थी चॉइसेस। तो हमारा फूड एनवायरनमेंट इस तरह कॉन्फिगर्ड है ऑलरेडी, जो अनहेल्दी ऑप्शंस को प्रमोट करते हैं, हेल्दी चॉइसेस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। तो क्या समझा आप? ज़्यादातर इंडियंस का जो डेली डाइट है ना, उसमें सफिशिएंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसलिए इन्वॉल्व नहीं है। एक तो हम कल्चरली सीरियल बेस्ड एंड पल्स बेस्ड डाइट लेते हैं। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी इशू है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आवर इंटेंशन टू वॉक और एक्सरसाइज डज नॉट कन्वर्ट इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस। देखिए, ज़्यादातर लोग ये चाहता है कि उनका जो डेली वर्क है ना, उसके साथ इंटीग्रेट करके कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, जैसे कि घर की सफाई कर सकते हैं, ऑफिस तक पैदल जा सकते हैं, मार्केट तक, बस स्टॉप तक पैदल जा सकते हैं, फ्लैट में जो लिफ्ट है उसे ना यूज़ करके स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, हमारा एनवायरनमेंट जो है हमें इनमें से कई काम करने से रोकता है।
जैसे कि अगर आप आज सोच रहे हो कि ऑफिस तक मैं पैदल जाऊंगा, आपको पता है दोस्तों एयर पोल्यूशन कितना है, ठीक है। दूसरा, हमारे जो फुटपाथ है वो उतना यूजेबल नहीं है, सिटीज़ में पार्क या गार्डन की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जितने हैं वो सब हाइजीन मेंटेन्ड नहीं है। ये सबके अलावा सोशियो कल्चरल बैरियर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एस्पेशली फॉर वीमेन नॉट बीइंग एबल टू डू फिजिकल एक्टिविटी देयर रोल विद इन द हाउस। जो वीमेन है वो तो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद घर का जो काम है उन्हें करना पड़ता है। तो इतने बैरियर्स है ऑलरेडी हमारे साथ। तो कुल मिला के ये सारे जो फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट्स की वजह से हम एक हेल्थी चॉइस नहीं ले पाता है, या फिर हेल्थी चॉइस लेने के लिए सपोर्टिव नहीं है हमारा एनवायरनमेंट जो है। सो कैन दिस एनवायरनमेंट्स बी शेप्ड डिफरेंटली? तो क्या इस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है? अगर आप ग्लोबल एविडेंस देखोगे, कर सकता है। अलग अलग कंट्रीज में, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उधर पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन हुआ है दैट हेल्प क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया, ये सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है कई सारे कंट्रीज में, लोगों को एक हेल्थी चॉइस लेने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके लिए पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन की जरूरत है, एंड दिस नीड रेगुलेटरी, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज स्ट्रक्चरल एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन। तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अथॉरिटीज की तरफ से रेगुलेटरी, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज स्ट्रक्चरल एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है अगर एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है लोगों को हेल्थी चॉइस लेने के लिए। तो क्या क्या किया जा सकता है? मल्टीपल फिक्सेस है दोस्तों। नंबर 1, द रेगुलेटरी अप्रोच इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय रेगुलेटिंग मार्केटिंग ऑफ फूड्स टू चिल्ड्रन। देखिए, बच्चे जब कार्टून देखते हैं या फिर उनका जो बच्चों का प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, उसके बीच में ऐसे फूड एंड बेवरेजेस का एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे, उधर बच्चों का जो प्रोग्राम्स वगैरह आता है ना, उसके बीच में फूड कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट दे नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, रेगुलेटिंग सॉल्ट कंटेंट इन बटर, चीज, चिप्स एक्सेट्रा इज अनदर एरिया फॉर रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला सकता है दोस्तों, जैसे कि बटर में, चीज में, चिप्स में सॉल्ट कंटेंट को रिड्यूस करना चाहिए करके, ठीक है। इंडिया इज करंटली एक्सप्लोरिंग फ्रंट ऑफ पैक फूड लेबलिंग बाय सेल्फ रेगुलेशन बाय इंडस्ट्री। देखिए, ये तो हमने डिस्कस किया था एक वीडियो के थ्रू। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइन आया था कि जितने फूड पैकेट्स हैं ना, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डाटा जो है फ्रंट ऑफ द पैकेज में होना चाहिए। आजकल अगर आप कोई भी एक लेस का पैकेट खरीदो, कुरकुरे का पैकेट खरीदो, उसमें जो कैलोरी कंटेंट है, ठीक है, वो सब आपको कहाँ मिलेगा? बैक ऑफ द पैकेट में मिलेगा, जिसकी वजह से लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहा है ये जो डिटेल्स है वो फ्रंट ऑफ द पैक में होना चाहिए, मतलब लोग खाने से पहले ये देखे समझे कि मैं क्या खाने वाला हूँ, ठीक है। सो गिवन दैट अफोर्डेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ईटिंग हेल्थी, फिजिकल मेजर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। सम एग्जाम्पल्स आर टैक्सिंग जंक फूड, इंसेंटिवाइजिंग हेल्थियर ऑप्शंस एंड सब्सिडाइजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देखिए, जो इधर बताया जा रहा है वो सब इंडिया के लिए उतना अप्लीकेबल नहीं है, इंडिया चाहने से भी ये सब कर नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। वैसे अगर एक विजन है, अगर ये गवर्नमेंट अच्छी तरह सब कुछ प्लान करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये सब हो भी सकता है, पर इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है। अब ऑथर ऑफ द आर्टिकल जैसे बोल रहा है, ये सब कर पाएगा नहीं कर पाएगा डाउटफुल है। क्या बता रहे हैं इधर? जंक फूड को टैक्स करना है, जितने जंक फूड अवेलेबल है ना उससे ज़्यादा टैक्स करना है। हेल्थियर ऑप्शंस को इंसेंटिवाइज करना है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंसेंटिवाइज करना है, लोगों को कम रेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलना चाहिए, तब जाके लोगों का जो चॉइस है वो हेल्थियर हो जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, इंडिया में क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, ठीक है। लेइंग मोर फुटपाथ, मेकिंग दम वॉकेबल बाय हैविंग दम लो, कीपिंग दम क्लीन, रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस एंड मेंटेनिंग पार्क्स एक्सेट्रा आर डूबल इंटरवेंशंस बाय म्युनिसिपैलिटीज। तो देखिए, जितने म्युनिसिपैलिटीज है, कॉर्पोरेशन है, वो भी कुछ कर सकते हैं, फुटपाथ वगैरह अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, वॉकिंग के लिए बेसिकली वॉकेबल बना सकते हैं, क्लीन रख सकता है, जितने ऑब्स्ट्रक्शन है वो सब रिमूव कर सकता है, जितने पार्क है, गार्डन से उसे मेंटेन कर सकता है, ये सब काम हो भी सकता है, ठीक है। नाउ कमर्शियल इंटरेस्ट लाइक द फूड इंडस्ट्री आर पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए, ऑथर ऑफ द आर्टिकल के हिसाब से जंक फूड को ज़्यादा टैक्स करने से, फूड कंपनीज को ये बोलने से कि उनका सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट को रिड्यूस करना है, ये सब करने से लोगों के पास ऑप्शंस रहेगा हेल्थी चॉइसेस बनाने का। पर देखिए, ये भी एक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जितने फूड कंपनीज है ना, जैसे कि नेस्ले हो गया, ITC हो गया, ठीक है, ये सब बड़े बड़े माफिया लोग हैं, ठीक है। दे वुड अपोज इंटरवेंशंस एम्ड एट लेबलिंग और रिड्यूसिंग सॉल्ट और शुगर। उनको अगर आप बताओगे सॉल्ट एंड शुगर को रिड्यूस करना है,
तो वो नहीं करने वाला है, बहुत जल्दी ये नहीं करने वाला है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है, पैसे बहुत है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लुएंस भी बहुत होगा। और काफ़ी सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेक्स भी है इन कंपनीज में, ठीक है। देखिए कोई भी जंक फूड में अगर आप सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट को कम करोगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उसका टेस्ट खराब होगा, है कि नहीं। तो मतलब लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे नहीं। शुगर इज़ द मेन थिंग। अगर शुगर इंडस्ट्री को पूरा ख़त्म ही करेंगे तो 90% ऑफ जंक फूड जो है वो खत्म ही हो जाएगा। पर ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, जो फूड कंपनीज है, वो सब बहुत पावरफुल लोग हैं। Along with improving awareness of people about making healthy choices, we also need to educate relevant stakeholders। और एक सॉल्यूशन इधर बताया जा रहा है दोस्तों, मतलब हमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। मतलब देखिए रेस्टोरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि आपका जो फूड है उसका हेल्दियर प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे कि आपको ऑयल को रीहीट नहीं करना है, एक बार आपने कुछ फ्राई किया उसी ऑयल को फिर से यूज़ नहीं करना है, कम ऑयल यूज़ करना है, कम सॉल्ट यूज़ करना है, कम शुगर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब रेस्टोरेंट को जाके समझा सकते हैं, जो रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज है, जो कुक्स है, उनको जाके समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पर अभी तक देखा जाएगा तो इंडिया अभी तक इन सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस को इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मतलब लोगों का डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी चॉइसेस के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहा है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेन किया है, जैसे कि सेफर सेक्स को प्रमोट करने के लिए, हाइजीन को प्रमोट करने के लिए, यूज ऑफ टॉयलेट्स को प्रमोट करने के लिए। पर लोगों का डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड गवर्नमेंट का अभी तक कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ है, तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब आनंद कृष्ण साहब का कहना है। इसके अलावा also if more people opt for healthy choices then the industry will be forced to respond to keep its market share। now this is also very important। देखिए आजकल जितने जंक फूड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, उनका बिजनेस इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं, हम उसे खरीद रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खरीदोगे उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, वो उतना अनहेल्थी कंटेंट्स हमें देते रहेंगे, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहा है उसको, हम पसंद कर रहा है। पर ज़्यादा लोग अगर ये डिसाइड करेंगे कि हम अब से केवल हेल्थी फूड ही खाएंगे, हम ये सब खरीदना ही बंद करेंगे क्योंकि उसमें अनहेल्थी कंटेंट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कंपनीज है वो अपने आप उनका जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें जो अनहेल्थी कंटेंट्स है उसे रिड्यूस करेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, है कि नहीं। अब ये भी कोई आसान काम नहीं है। सारे लोग एक साथ थोड़ी सोचेंगे कि हम केवल हेल्थी फूड्स ही खाएंगे। अगर 10 लोग नहीं खाएंगे और 100 लोग होंगे जो और ज्यादा खाएंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन की जरूरत है दोस्तों। गवर्नमेंट को और एफर्ट्स देना होगा लोगों को समझाने के लिए कि ये अनहेल्थी कंटेंट्स खाने से आपके हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर सही तरह से गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो कुछ हो भी सकता है, ठीक है। अगला है ये टाइमली हॉल्ट। एससी मस्ट ले डाउन रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। ये आर्टिकल बेसिकली हल्द्वानी इन उत्तराखंड में जो एविक्शन प्रोसेस चला था ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास करीब 50,000 लोग रह रहे हैं दोस्तों पिछले कई सालों से। तो गवर्नमेंट का कहना यह है ये जो लोग हैं उधर इलीगली रह रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको बोला था उधर छोड़ के जाने के लिए। तो ये केस एक्चुअली उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंचा था और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेजिडेंट्स के अगेंस्ट एक टफ स्टैंड लिया था, ठीक है। बोला कि 1 हफ्ते के अंदर आपको इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया था। तो तब क्या हुआ, केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस तरह आप किसी को ओवर द नाइट एविक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एविक्ट करना ही है, उन्हें रिहैबिलिटेट करना भी जरूरी है। तो बेसिकली हाईकोर्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने इधर स्टे किया है। अब देखिए दोस्तों, अब सबको पता है हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी एक पब्लिक लैंड में जाके अपना घर बनाते हैं। पहले तो गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो उधर रहने लगता है और भी लोग आ जाते हैं, सालों से उधर रहने लगता है, उनका बच्चा होता है, बच्चों का बच्चा होता है, मतलब सालों से लोग पब्लिक प्रॉपर्टी में रहने लगता है। एक दिन गवर्नमेंट आके बोलेंगे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपको इधर से जाना पड़ेगा। इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार हमारे देश में हुआ है। तो इसी तरह के एक इंसिडेंट ये भी आप बोल सकते हैं। कानून के हिसाब से हमारे देश में एक प्रोविजन है, देयर आर क्लेम्स टू ऑक्यूपेंसी राइट्स बेस्ड ऑन लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे एट द सेम लोकेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, आपने वो घर रेंट पे दे दिया एक फैमिली को, और आपने कुछ रेंट एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं किया, और आपने ध्यान भी नहीं दिया, वो सालों से उधर रह रहा है, ठीक है। 12 साल अगर बिना कोई एग्रीमेंट का वो फैमिली उस घर में रह रहा है, तो वो उस घर का ओनरशिप क्लेम कर सकता है। ऐसा एक लॉ है हमारे देश में, इसलिए ये 11 महीने वाला एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं।
तो यही होता है दोस्तों, जब भी लोग एक पब्लिक स्पेस में रहने लगता है ना, 12 साल के बाद वो ओनरशिप क्लेम करने लगता है। तो इसी वजह से जितने भी इस तरह के केसेस है वो कोर्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो कोर्ट्स की तरफ से इस तरह के केसेस में अलग अलग जजमेंट्स हुआ है। कुछ कोर्ट्स ने ये कहा है कि जो ऑक्यूपेंट्स है उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब अगर आप उस एरिया से उन्हें एविक्ट कर रहे हो, उन्हें दूसरे जगह दिलाना चाहिए करके। पर कुछ कोर्ट्स ने ये बोला है इस तरह अगर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे फिर लोग एनक्रोच करना छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, फिर लोग एनक्रोच करते ही रहेंगे, कुछ साल के बाद उन्हें दूसरा एरिया मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। वैसे इंडिया डज नॉट हैव ए गुड रिकॉर्ड ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज एविक्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस and this case presents an opportunity to the Supreme Court to lay down the law on meaningful rehabilitation as well as effective prevention of encroachments। देखा जाएगा तो इंडिया में अभी तक जितने एविक्शन प्रोसेस हुआ है ना पब्लिक स्पेसेस से, अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया भी है कि उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना है, तो अभी तक प्रॉपर तरीके से कोई रिहैबिलिटेशन किसी को मिला नहीं है। तो इस एडिटोरियल में क्या बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑप्शन है to lay down the law on meaningful rehabilitation as well as effective prevention of encroachment। meaningful rehabilitation किस तरह होना चाहिए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस देना चाहिए। एट द सेम टाइम एंक्रोचमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स होना चाहिए। अगला है टेम नॉट लेम। इधर जल्लीकट्टू के बारे में बात हो रही है दोस्तों। जल्लीकट्टू के बारे में आपने सुना होगा, एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है इन्वॉल्विंग बुल्स। कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में खेला जाता है। इसमें होता क्या ना दोस्तों, एक स्पेशल ब्रीड ऑफ बुल है जिसे जल्लीकट्टू बुल बोलते हैं। अब इसको कंट्रोल करना होता है, पकड़ के रखना होता है। जितने देर तक एक इंडिविजुअल ने पकड़ के रखा उसके हिसाब से उन्हें प्राइस मिल जाएगा। अब अलग अलग टाइप ऑफ जल्लीकट्टू इवेंट्स होते हैं, मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। नाउ दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। हुआ क्या था ना, काफ़ी साल पहले करीब 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि ये जो जल्लीकट्टू इवेंट है ना, दिस कम्स अंडर क्रूअल्टी टू एनिमल्स। एक्चुअली जल्लीकट्टू बुल के अगेंस्ट क्रूअल्टी हो रहा करके एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जल्लीकट्टू को बैन किया। ठीक है, पर जल्लीकट्टू को बैन करने के बाद भी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू इवेंट्स चल रहा था। तमिलनाडु वालों का कहना यह था ये जो जल्लीकट्टू है ये उनका कल्चर से एसोसिएटेड है। ठीक है, और उन्होंने तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट 2009 पास किया था जो जल्लीकट्टू को अलाउ किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट इस रेगुलेशन को भी वॉइड डिक्लेयर किया था, बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। अब बात यह है ना दोस्तों, 2009 तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को आज टेमिंग ऑफ बुल्स करके रेफर किया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वॉइड डिक्लेयर किया। पर जब 2017 लॉ लेके आया तब जल्लीकट्टू का डेफिनेशन ही चेंज किया as an event involving bulls conducted with a view to follow tradition and culture। तो बेसिकली ऐसा एक इवेंट जिसमें बुल्स भी इन्वॉल्व है हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर को फॉलो करने के लिए। इस तरह अभी के हिसाब से जल्लीकट्टू को डिफाइन किया है। तो अब ये आर्टिकल किस बारे में है दोस्तों, इस एक्ट को भी चैलेंज किया है दोस्तों। तो ऑलरेडी एक 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। ऑर्डर रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली हियरिंग्स वगैरह कंप्लीट हो गया, बस अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे। तो देखिए अब तमिलनाडु में पोंगल शुरू होने वाला है, जल्लीकट्टू का प्रिपरेशंस वगैरह चल रहा है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब वर्डिक्ट आएंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अब 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों। The court had sought to address the questions of whether Jallikattu should be granted constitutional protection as a collective cultural right under Article 29 Clause 1। देखिए आर्टिकल 29 में कल्चरल राइट्स के बारे में बात किया जाता है, ये बात आपको मालूम है। तो क्या जल्लीकट्टू को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ग्रांट करना चाहिए एज ए कलेक्टिव कल्चरल राइट अंडर आर्टिकल 29 Clause 1, या फिर ये जो 2017 लॉ है ये परपेचुएट करता है क्रूअल्टी टू एनिमल्स, इस तरह डिक्लेयर करके इस लॉ को भी वही डिक्लेयर करना है या नहीं, और वेर ए मीन्स टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ द नेटिव ब्रीड्स ऑफ बुल्स। मतलब देखिए तमिलनाडु वालों का कहना यह भी था कि अगर जल्लीकट्टू को बैन करेंगे तो जल्लीकट्टू में जो जल्लीकट्टू बुल यूज किया जाता है ना उसको फिर कोई पालेगा नहीं, उस ब्रीड का एक्सटेंशन ही हो जाएगा। वो ब्रीड इसलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि जल्लीकट्टू इवेंट्स कंडक्ट हो रहा है। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर, सो इन ए डेमोक्रेसी नो वन कैन ओवरलुक द कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल। देखिए एक डेमोक्रेसी में लोगों की कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। 6 साल पहले सेंटर एंड द स्टेट में जो पावर में थे उन्होंने शायद इस बात को
ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। और बाद में क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो कि एक सेंट्रल लॉ है, उसमें अमेंडमेंट्स करना पड़ा। अभी के हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में बुल्स को कवर नहीं किया हुआ है। इसे क्या हुआ, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, इसे ऐसे प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू बुल्स करके माना नहीं जाएगा। ठीक है, सो द अमेंडमेंट अलाउइंग द इवेंट सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैड एंडेड द क्राइसिस दैट हैड एनगल्फ्ड द स्टेट देन इन द वेक ऑफ ए ह्यूज असेंबली ऑफ पीपल ऑन द मरीना बीच फॉर डेज टुगेदर। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट के बाद जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था मरीना बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सब बंद हुआ था। पर देखिए दोस्तों, ये जो रिवाइज्ड लॉ है ना, इसमें इट कुड नॉट इंश्योर दैट नो ह्यूमन लाइव्स वेयर लॉस्ट, लेट अलोन प्रिवेंट इंस्टेंसेस ऑफ टॉर्चर टू द एनिमल। तो अमेंडेड लॉ में भले टॉर्चर टू द एनिमल के लिए प्रोविजन है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, पर देखिए जल्लीकट्टू इवेंट्स में कई सारे लोगों का भी डेथ हुआ है, उसके लिए कुछ बोल नहीं रहा है ये जो अमेंडमेंट्स है। ठीक है, सो देयर इज ए नीड टू रीइंफोर्स स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस। तो और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की जरूरत है रेगुलेशंस को, एंड ब्यूरोक्रेसी को ध्यान देना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज को सेंसिटाइज करना चाहिए, जल्लीकट्टू को सेफ एंड स्मूथ ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखा जाएगा तो जितने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना, उन सब में चेंजेस लेके आना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जल्लीकट्टू भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एंड दिस मैसेज शुड बी कन्वेड फोर्सफुली टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो बताया जा रहा है दोस्तों, ह्यूमन लाइफ एटमोस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। आप कल्चर के चक्कर में ह्यूमन लाइफ को दाव में नहीं लगा सकता। ठीक है, तो भले ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु पीपल का कल्चर का पार्ट है, फिर भी जल्लीकट्टू इवेंट्स का सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट इंश्योर करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।